हेलो एवरीवन। एमपी सेट 2024 का लाइफ साइंसेस का जो पेपर हुआ है हम लोग आंसर डिस्कस कर चुके थे। तो अभी पार्ट ए रिलीज हो चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं आज पार्ट 2 की। तो आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो पेपर सेट ए ही लिया है मैंने। पेपर सेट ए से आंसर की शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो 76 तक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। तो क्वेश्चन है आपका, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स टैकिंग द डोर्सोलैटरल रूट विल बीकम मतलब न्यूरल क्रेस्ट का जो डोर्सोलेटरल रूट होता है वो क्या बनाता है? ऑप्शंस: डोर्सोलेटरल रूट गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, एड्रिनल मेडुला एंड मेलेनोसाइट्स। तो ये डायग्राम दिया है मैंने यहाँ पर, ये न्यूरल क्रेस्ट का ही डायग्राम है। तो न्यूरल क्रेस्ट का जो डायग्राम मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन किया है कि एक एक्टोडर्मल नोच होता है इसमें, तो उसके ऊपर एपिडर्मिस डर्मिस बनता है, डर्मिस एपिडर्मिस होता है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये बनाता है डोर्सोलेटरल पाथवे, और ये नीचे वाला होता है वेंट्रल पाथवे। तो डोर्सोलेटरल पाथवे जो होता है वो बनाता है मेलेनोसाइट्स। ओके, वेंट्रल पाथवे श्वान सेल्स, और वो भी मेलेनोसाइट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो ये फाइनली क्या बनाते हैं? ये मेलेनोसाइट्स बनाते हैं। तो डोर्सोलेटरल रूट क्या बनाता है? मेलेनोसाइट्स बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, नेम द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड्स प्रीमैच्योर एजिंग अपीयर बाय द चाइल्ड्स फर्स्ट ईयर। ऐसी कंडीशन जिसमें चाइल्ड की प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है, मतलब चाइल्ड जो है वो बहुत ज्यादा एजेड लगने लगता है। ये कौन सी कंडीशन होती है? ऑप्शन है आपके: ऑटोजेरिया, प्रोजेरिया, न्यूक्लियर कंट्रोल ऑफ एजिंग, नन ऑफ द अबव। तो देखो, ये कंडीशन होती है प्रोजेरिया, ये चिल्ड्रंस में अपीयर होती है। तो जब ड्यूरिंग बर्थ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल बर्थ में बच्चा नॉर्मल होता है बिगिनिंग में, पर इसमें स्लो साइन होते हैं एजिंग के विद देयर फर्स्ट ईयर के बाद एजिंग के सिग्नल मिलने लगते हैं। और ये डेवलप होते हैं, सबसे पहले फेशियल अपीयरेंस पता चलने लगता है, स्मॉल फेस हो जाता है, जॉ प्रोमिनेंट आईज होती है, थीन नोज होती है, इनकी स्किन जो होती है वो एजेड लगने लगती है, थीन और एजेड हो जाती है, और ये इनके हेयर लॉस होते हैं। ये कंडीशंस है प्रोजेरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? प्रोजेरिया में ऐसा होता है कि चाइल्ड की प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है। ओके, सो प्रोजेरिया इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 79, चेंजेस इन द टाइम एंड रेट ऑफ द डेवलपमेंट फॉर कैरेक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर एंसेस्टर। टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका नियोटोनी। नियोटोनी मतलब होता है जुवेनाइल फीचर्स रह जाए एडल्ट में, तो उसको बोलते हैं नियोटोनी। ऑन्टोजेनी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंजेस होते हैं लाइफ टाइम। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई कभी बर्थ होता है तो उसका जेनेटिक अपीयरेंस, जेनेटिक प्रेजेंस होता है, उसके अलावा उसमें जो अडाप्टेशंस होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी इज द रिलेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशन। तो स्पीशीज में इवोल्यूशनरी रिलेशन को जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। और हिट्रोक्रोनी, डेवलपमेंटल टाइमिंग के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं कैरेक्टर्स में, उसको हिट्रोक्रोनी बोलते हैं। तो आपको पूछा है चेंज इन टाइम एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिट्रोक्रोनी। क्वेश्चन नंबर 80, अ पीरियड ऑफ चिलिंग विच कैन इनहेंस द फ्लावरिंग सिग्नल इज नोन एज, है ना, चिलिंग का जो पीरियड होता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग सिग्नल इनहेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फोटो पीरियडिज्म, ये क्या बताता है? लाइट सेंसिंग बताता है। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस होती है। मेरिस्टेमेटिक कल्चर का तो फिलहाल इस फ्लावरिंग से कोई लेना देना नहीं है। वर्नलाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव, तो ये सारे ऑप्शंस तो गलत ही है। हम बात कर ले वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन को ही चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं।
तो क्या होता है कि जब चिलिंग ट्रीटमेंट मिलता है प्लांट को, तो वो बहुत सारी चीजें प्रमोट करता है, जैसे कि सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग भी। जैसे अगर किसी प्लांट में चिलिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आप उनको चिलिंग ट्रीटमेंट देके फ्लावरिंग करवा सकते हो। ऐसे ही कुछ सीड्स होते हैं जो नॉर्मली जर्मिनेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उनको चिलिंग ट्रीटमेंट दो तो वो सीड जर्मिनेट होने लगते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। इसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक सिग्नलिंग पाथवे दिया है कि नॉर्मली अगर जैसे यहाँ पर होनी है फ्लावरिंग, है ना, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे आपको फ्लावरिंग करवानी, या बर्ड स्ट्रक्चर है उससे आपको फ्लावरिंग करवानी, तो यहाँ पर फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोरेजिन हार्मोन, है ना, फ्लोरेजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। तो चिलिंग ट्रीटमेंट से वर्नेलिन नाम का मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, जो कि फ्लोरेजिन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। ये सिग्नलिंग पाथवे है, ये प्लांट डेवलपमेंट का पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप हाई टेम्परेचर देते हो तो इसको बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन। तो डीवर्नलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई टेम्परेचर, और वर्नलाइजेशन बताता है चिलिंग ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, है ना। तो ये लिस्ट दी है मैंने यहाँ पे, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और यहां से शुरू हो रहे हैं आपके फेट सॉल्युबल, मतलब वाटर इनसॉल्युबल। तो ए, डी, ई और के ये क्या होते हैं, फेट सॉल्युबल होते हैं। तो ए, डी और के ये क्या है, फेट सॉल्युबल है। सिर्फ विटामिन बी जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। Question number 82. Which of the following statement is not correct for carotenoids? Options. These are main accessory pigment. Yes, ये accessory pigment होता है, स्टेटमेंट सही है। हमको पूछा है नॉट। These include orange कैरोटीन एंड येलो जेंथोफिल। हाँ, ये मेन एसेसरी पिगमेंट होता है, इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल इंक्लूड है। द एब्जॉर्ब वेवलेंथ 550 to 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड्स होती है, इसकी वेवलेंथ आपकी 550 से पहले होती है। ये रहा ना कैरोटीनॉइड्स, तो 500 के अराउंड अराउंड होती है, मतलब ये इसकी रेंज है। तो ये आपका 550 से 600 नैनोमीटर बता रहा है, तो 600 तक नहीं जाता कैरोटीनॉइड, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दे ऑकर इन फ्रूट्स ऑफ टोमेटो एंड रूट ऑफ कैरोट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है, ये कैरोटीनॉइड्स टोमेटो और कैरोट रूट में प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा नॉट इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, C2 साइकिल। ये मैंने साइकिल दिया है यहाँ पे, तो इट इज ऑल्सो नॉन C2 साइकिल, ये सही है। ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सेरिन इन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ देखो, ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरिन में। कहाँ होता है ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ क्या ऑप्शन दिया है, क्लोरोप्लास्ट, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। द H2O2 जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय बाय कैटलिस्ट एंजाइम। देखो यहाँ पे H2O2 जनरेट होता है और ये पेरोक्सिसोम में डिस्ट्रॉय हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलीज। पेरोक्सिसोम के पास क्या एंजाइम होता है, कैटलीज होता है ना। तो ये क्या कर देता है, H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया आपका सही। तो आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84. इथाइल एल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इथाइल एल्कोहल किसका एंड प्रोडक्ट होता है, तो ऑप्शन है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट तो इथाइल एल्कोहल नहीं होता, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। सिट्रिक एसिड साइकिल में भी इथाइल एल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होता। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें इथाइल एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। सो सी इज करेक्ट आंसर। ग्लाइकोलिस साइकिल इज नॉट द पार्ट ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और जिसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन ऑर्गेनिक एसिड इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज। तो सबसे पहले तो ये पेपर एक फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जिसमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालने का फॉर्मूला दिया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। तो अलग अलग सबस्टेट के लिए RQ वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादातर जितना CO2 रिलीज होता है उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो अगर दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कितनी होती है, RQ वैल्यू इज 1। ऐसे ही फैट, प्रोटीन और एनारोबिक कंपाउंड का भी आप निकाल सकते हो RQ। ठीक है, तो एनारोबिक की कंडीशन में 0 होता है RQ। इसके अलावा फैट में होता है 0.7 और प्रोटीन के केस में 0.8 इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो सकता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जांपल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अगर मैं ले लूं तो इसका RQ होता है 4, है ना। तो आपको ऑप्शन थे 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और 0। तो ये 4 है, मतलब मोर देन 1 है, सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस। मैंने यहाँ पर पाथवे दिया है कि इथाइलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इथाइलिन का प्रिकर्सर पूछा है आपसे, प्राइमरी प्रिकर्सर। तो मिथ्योनिन होता है, मिथ्योनिन एडोमेट सिंथेस की प्रेजेंस में एडोमेट बनाता है। ये एडोमेट ACC सिंथेस की प्रेजेंस में ACC बनाता है और ये ACC एंड ऑफ दी प्रोडक्ट इथाइलिन बनाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर। दीज आर नॉट द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, एपिकल डोमिनेंसी ऑक्सिन। तो मैंने यहाँ पे हार्मोन के फंक्शन लिखे हैं, आप उससे मैच कर सकते हो। तो ऑक्सिन जो है ना वो क्या शो करता है, एपिकल डोमिनेंसी। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया कल सही। बोल्टिंग साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जनरली सेल डिवीजन करवाता है, तो ये स्टेटमेंट है गलत। फ्रूट राइपनिंग, देखो इथाइलिन करवाता है फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन का रोल है फ्रूट राइपनिंग में, सेनिसेंस को डिले करता है। हाँ, तो साइटोकाइन जो होता है वो डिले करता है लीफ एजिंग को, या एजिंग को ही हम सेनिसेंस बोल सकते हैं। तो ये डिले करता है सेनिसेंस को, ये स्टेटमेंट भी सही है। साइटोकाइनिन की बजाय जिबरलिक एसिड जो होता है, जिबरलिन जो होता है, ये करता है बॉल्टिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं बॉल्टिंग इफेक्ट। बॉल्टिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, रोजेट पैटर्न, जैसे कैबेज वेबेज होते हैं ना, इनमें स्टेम इलोंगेट नहीं रहता है, स्टेम इलोंगेशन नहीं रहता, तो केबेज कैसे एक दूसरे के पास पास होता है, रोजेट पैटर्न बनाता है, इसको बोलते हैं रोजेट। तो अगर आप उसको जिबेलिन से ट्रीट कर दो तो ये स्टेम इलोंगेशन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल स्टेम इलोंगेशन हो जाता है। तो ये साइटोकाइन नहीं करता है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बारे में क्या सही नहीं है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, PR एंड PFR। डेफिनेटली फाइटोक्रोम के 2 फॉर्मेट होते हैं, PR और PFR। इसमें से PR इनएक्टिव और PFR एक्टिव फॉर्म कहा जाता है। इट इज अ लार्ज डाइमेरिक प्रोटीन, डेफिनेटली ये एक डाइमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, इट हैज लो प्रोपोर्शन ऑफ पोलर अमीनो एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल। इसके पास ज्यादातर, देखो ये किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है, कौन, फाइटोक्रोम। तो प्रोटीन में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल एंड होता है ना। इसमें सेरीन और ज्यादातर पोलर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और अगर पोलर अमीनो एसिड मिलते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो फाइटोक्रोम कैसा है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। फाइटोक्रोम इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, तो यहाँ पे लिखा है इनसॉल्युबल, इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। PFR फॉर्म, इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। देखो PR को अगर आप रेड लाइट देते हो तो बनता है PFR। PFR इज द एक्टिव फॉर्म। ये क्या क्या करवाता है, ये सिराडियन साइकिल को रेगुलेट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में,
फोटोपीरियडिज्म को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है, सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रमोट करता है। कौन? पीएफआर। तो इसका रोल फ्लावरिंग में है, किसमें? लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से आपका सी करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉट ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, the free running rhythms that appear to be daily or diurnal are preferably called। तो यहाँ पे आपको कुछ रिदम्स दिए हैं, रनिंग रिदम्स, जिनको डेली और डायूरेनल भी बोलते हैं। तो इनको प्रेफरेबली क्या बोलते हैं हम? तो ऑप्शन है आपके पास टाइडल रिदम। देखो ये टाइडल रिदम जो होता है ना, वो सी वाटर का होता है। हाई टाइड्स लो टाइड्स होती है ना सी में, ये मैंने यहाँ पे दिया है, ये टाइडल रिदम्स है, टाइडल रिदम। ठीक है, टाइडल रिदम मतलब कि सी वाटर में जो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स, है ना, उसको बोलते हैं टाइडल रिदम्स। और ये फ्रिक्वेंट होता है, मतलब पर्टिकुलर रनिंग टाइमिंग में होता है। तो ये टाइड्स क्यों बनती है सीज की? क्योंकि सन और अर्थ का ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है ये पूरा। तो सन और अर्थ के ओरिएंटेशन के हिसाब से हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती है। तो ये तो पूरा ओशियन से के रिगार्डिंग है। ठीक है, लूनार रिदम्स, लूनार रिदम्स जो है वो मून स्टेटस बताता है ना, कब फुल मून होगा, कब हाफ मून होगा, कब नहीं होगा, ये सारा रिदम बताता है लूनार रिदम। मून ओरिएंटेशन बताता है। तो यहाँ पे क्या बताया? मून और अर्थ का ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पर सन और अर्थ का ओरिएंटेशन होता है टाइडल में। अभी आपको कुछ नाम दिए, इसको डेली और डाई यूरनल के नाम दिए हैं। इन ये क्या है? तो थर्ड ऑप्शन है आपका एनुअल रिदम्स। एनुअल रिदम जो होती है ये रिफ्लेक्ट करता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। एंड द लास्ट वन इज सिराडियन रिदम। सिराडियन रिदम एक तरीके की रिदम होती है, ये 24 आवर का साइकिल होता है सिराडियन रिदम। इसमें सिर का मतलब होता है अबाउट, और डाई का मतलब है डे। तो अबाउट डे पता चलता है इसमें। इसी के दूसरे नाम, सिराडिया के दूसरे नाम है सोलर डे, डायल, डेली, डायूरल यूरनल और निक्थे निक थर्मल रिदम्स। तो ये सारे नाम है। तो आपको पूछा है डायूरनल, तो इस हिसाब से सिराडियन रिदम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर टर्पीन्स? इसमें से टर्पीन के लिए क्या सही नहीं है? तो टर्पीन जो होते हैं ये एक तरीके से आपके प्लांट में, ये है प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन, स्ट्रेस हार्मोन से प्लांट से कुछ सेकेंडरी या मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और ये मेटाबोलाइट्स प्लांट के डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। तो टर्पीन क्या करते हैं? डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, दे हैव डिफेंसिव रोल इन मेनी ग्रुप ऑफ प्लांट। तो हाँ, टर्पीन डिफेंसिव सिस्टम रखता है। ऑल टर्पीन्स आर बायोसिंथेसाइज बाय ट्रिप्टोफेन। तो पहले हम इसका समझे बायोसिंथेसिस। जो टर्पीन होते हैं वो किसके बने होते हैं और क्या होते हैं, है ना? तो देखो एक प्रोडक्ट होता है यहाँ पे आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट। कैसे बनता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और पायरुवेट जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक 5 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट। इसको मैं लिख सकती हूँ आईपीपी। आईपीपी इज द 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड में अगर एक और सेम जोड़ दूं, आईपीपी के साथ एक और आईपीपी जोड़ दूं, तो बन जाता है 10 कार्बन का कंपाउंड। ये 10 कार्बन कंपाउंड को ही हम बोलते हैं टर्पीन्स। ठीक है, इसमें अगर मैं एक और आईपीपी जोड़ दूं, मतलब 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा 15 कार्बन। इसको सिस्क्वी टर्पीन बोलते हैं। अगर इसमें एक और 5 कार्बन जोड़ दूं मैं, तो ये हो जाएगा 20। ये 20 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये जिबरलिन बनाता है। कितने हो गए? ये डाइटर्पीन्स हो गए, ये है ना, 10-10 के 2 तो हो गए डाइटर्पिन। तो जिबरलिन किसका एग्जाम्पल है? डाइटर्पिन का एग्जाम्पल है। तो मुझे ये बताओ कि इसका बायोसिंथेसिस क्या ट्रिप्टोफेन करवा से होता है क्या? नहीं,
टर्पिन्स का बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्शन कौन है? आईपीपी। तो इसका बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफेन से नहीं होता, किससे होता है? आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट से। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। पाइरेथ्रीन आर मोनोटर्पिन्स, तो पाइरेथ्रॉइड या पाइरेथ्रीन एक ही नाम है, ये मोनोटर्पिन होते हैं। मोनोटर्पिन मतलब देखो, अगर 10 का एक कार्बन मॉलिक्यूल मतलब 10 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाया तो उसको टर्पिन बोलते हैं, तो एक ही बनाया इसलिए इसको मोनोटर्पिन बोलते हैं। अगर ऐसे दो हो जाए तो, या 10-10 के दो मतलब 20 कार्बन हो जाए, तो मतलब कितने टर्पिन हो गए? 2 टर्पिन हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डाइटर्पिन्स। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। टर्पिनोइड ऑफन एक्यूमुलेट इन रेजिन कैनाल, सिक्रेटरी कैविटी एंड ब्लिस्टर्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। टर्पिनोइड्स जो होते हैं वो रेजिन कैनाल्स और रेजिन कैनाल के अंदर बनते हैं और डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। ओके, ये स्टोरेज में भी कभी कभी प्लांट में स्टोर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स। देखो, ब्लड के बारे में बात की तो सबसे पहले समझो ब्लड क्या है। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। एक होता है लिक्विड और एक होता है सेल्स। तो कौन कौन सी सेल्स होती है इसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, ये सारी सेल्स। बाकी बच गया क्या? लिक्विड। तो अगर मैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करूं तो अपर सरफेस में मुझे मिलता है लिक्विड और नीचे मिलती है सेटल सेल्स। तो इस लिक्विड को मैं क्या बोलती हूँ? इस लिक्विड को मैं बोल सकती हूँ प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी क्लियर है प्लाज्मा किसको बोल रहे हैं और सेल्स किसको बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ब्लड के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा क्या है? ब्लड है जिसमें लिम्फोसाइट्स नहीं होती, है ना। तो ऐसा नहीं है, लिम्फोसाइट क्या है? सेल्स ही है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब ये थोड़ा लिम्फोसाइट समझ लो। देखो, आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, ये सब टाइप। और भी टाइप होते हैं, मैंने इन जनरल बताया यहाँ पे। तो लिम्फोसाइट किसका पार्ट हो गया? सेल्स का। प्लाज्मा में लिम्फोसाइट होती है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। बी, ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। हाँ, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होती है। स्टेटमेंट सही है। लिम्फ में क्या होता है? तो लिम्फ कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। नहीं, लिम्फ में होती है सिर्फ डब्ल्यूबीसी। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सीरम कंटेन ब्लड एंड फेब्रिनोजन। तो एक्चुअली सीरम क्या है? तो प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रिनोजन या फिर मैं बोलूं क्लॉटिंग फैक्टर हटाते हो तो बनता है सीरम। ठीक है, तो सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड। सीरम से ब्लड नहीं बन रहा है, सीरम में ब्लड नहीं है, ब्लड में सीरम है। तो स्टेटमेंट हो गया गलत। तो बी इज करेक्ट आंसर। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो वैसे तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ऐसे नोट जो होता है ना उसको पेसमेकर बोलते हैं। ये एक्चुअली इम्पल्स क्रिएट करता है, हार्ट इम्पल्स क्रिएट करता है। कौन? ऐसे नोट। तो इसको तो हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल पेसमेकर। तो हम लोग बोले पुरकिंजे फाइबर का क्या रोल है? तो पुरकिंजो फाइबर जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन करता है, किसका? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इम्पल्स आया तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है? पुरकिंजे फाइबर्स करवाता है। एक ऑप्शन है आपका हिस बंडल, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कंडक्ट करना है या ट्रांसमिट करना है तो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है बंडल ऑफ हिस। एवी नोड क्या करता है? तो इसको गेट कीपर बोलते हैं। ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है, जंक्शन पर लोकेटेड होता है एवी नोड। इसको एवी नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा था पेसमेकर, ये होता है गेट कीपर। ओके, सो बी इज करेक्ट आंसर। Question number 93. The elastic cartilage that covers the opening of larynx during swelling is called. तो देखो, दो टर्म्स होते हैं, लैरिंग्स और फेरिंग्स। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस है। लैरिंग्स को बोलते हैं फूड, फेरिंग्स को बोलते हैं फूड पाइप, और लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स या एयर पाइप भी होता है ना, है ना। वॉइस जनरेट होती है यहाँ से या इंगल्फ करने के लिए रहता है।
ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, एयर बॉक्स बोलते हैं इसको, ब्रीथिंग में जो ओपन रहता है वो होता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के ऊपर एक लिफ शेप्ड फ्लैप स्ट्रक्चर होता है थॉरेट पे, जो कि फूड और वाटर को प्रिवेंट करता है ट्रेकिया में इंटर करने से, या लंग्स में फूड या वाटर ना जाए। इसलिए यहाँ पे एक आपके पास कार्टिलेजिनस इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। सो हियर द करेक्ट आंसर इज एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 94, थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ, ये एक्चुअली जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में होती है कैविटीज, और ये कैविटी कनेक्ट करती है, और इसके दो तीन पार्ट होते हैं, है ना। तो ये कैविटीज में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, और ये फ्लूइड जो है वो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, कहाँ से, सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये चार पार्ट में होते हैं, वेंट्रिकल वन, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ। सो थर्ड वेंट्रिकल इज डाइसिफिलोन, डाइसिफिलोन इज द थर्ड वेंट्रिकल। ओके। ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा का क्या रिलेशन है और किस कहाँ होता है? तो जो ओरा सेरेटा होता है ना, इसमें बोला है प्रेजेंट इन एयर, नहीं। प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, नो। ओरल कैविटी ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, ये ओरल कैविटी में नहीं होता। अ पार्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड फोटोसेंसिटिव रीजन ऑफ रेटिना। एक्चुअली ओरा सेरेटा जो होता है वो जंक्शन होता है कोरोइड और सिलियरी बॉडी के बीच में। ये जंक्शन फोटोसेंसिटिव रीजन होता है रेटिना का। तो कहाँ होता है ये फोटोसेंसिटिव रीजन ऑफ रेटिना, मतलब आई में प्रेजेंट होता है। किसके बीच में होता है ये? कोरोइड और सिलियरी बॉडी के बीच में होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 96, एडीएच हार्मोन क्या करता है? एडीएच हार्मोन का जनरल रिलेशन वाटर एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन से है। ठीक है, जब बीपी लो होता है, या एडीएच हार्मोन जो होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एडीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो पोस्टीरियर एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, ये जाता है आपके किडनी में, और किडनी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और सर्कुलेशन में वाटर को वापस लाता है। तो ये क्या करता है? एनी गेन और लॉस इन द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर लेवल इंक्रीज करता है। एडीएच हार्मोन का सीधा रोल वाटर एब्जॉर्प्शन में है, सोडियम, पोटेशियम और एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेसेसरी ये एडीएच हार्मोन जो होता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को मैटर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करता है? तो जनरली गैस्ट्रीन करता है। एसिटाइल कोलिन का जनरली न्यूरॉन्स में रोल होता है। ओके, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज होता है, और ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, सो गैस्ट्रीन इज करेक्ट। देखो मैंने ये डायग्राम दिया है, ये स्टमक जो होता है ना वो गैस्ट्रीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच सेल्स सिक्रेट इनहिबिन इन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शंस? इनहिबिन कौन रिलीज करता है? तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। दो तरीके की सेल्स होती है, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल्स। तो लीडिंग सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है, स्पर्म प्रोडक्शन करवाती है। और अगर सर्टोली सेल की बात करूं तो ये सपोर्टिव सेल्स होती हैं, पर ये इनहिबिन भी रिलीज करती है, और इनहिबिन के साथ ये एबीपी और अदर प्रोटीन्स रिलीज करती है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो आपको पूछा है इनहिबिन कौन रिलीज करता है? तो अभी ये जो सारे ऑप्शंस है देखो, सस्टेंटेकुलर सेल्स, इसी का दूसरा नाम सर्टोली सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरस्टिशियल एंडोक्राइनोसाइट्स। तो इंटरस्टिशियल सेल, ये लीडिंग सेल का ही दूसरा नाम इंटरस्टिशियल, तो ये तो नहीं हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी का फिलहाल यहाँ कोई रोल नहीं है सिक्रीशन में, स्पर्मेटोजेनिक सेल भी ऐसा कोई सिक्रीशन नहीं करती। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सस्टेंटेकुलर सेल को ही सर्टोली सेल बोलते हैं। किस में होती है? टेस्टिकल्स में होती है,
और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? अपर लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये क्या करती है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है स्पर्म को। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोस्टेट कैंसर इज कॉल्ड विच ऑफ द प्रोटीटिक एंजाइम? तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको पीए से लिखते हैं। ये एक प्रोटीन है जो नॉर्मली अगर प्रोड्यूस होता है तो कोई इशू नहीं है, और इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल, है ना। और ये मैलिग्नेंट सेल्स, ये नॉर्मल अगर प्रोड्यूस होता है तो ये मैलिग्नेंट कर देता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, मतलब प्रोस्टेट सेल्स, प्रोस्टेट कैंसर को प्रमोट करता है। तो किसकी वजह से हो रहा है ये? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से हो रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई रोल नहीं है, एसिड फॉस्फेटेस का कोई रोल नहीं, इंटरल्यूकिन कैंसर कॉज नहीं करता। ओके। 100, which of the following component of innate immune system involved in the release of histamines? हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? तो मास्ट सेल जो होती है इन द केस ऑफ एलर्जी, इन द केस ऑफ एलर्जी कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होती है? आईजीई। और ये आईजीई एंटीजन को लेके जाती है एलर्जन को, और ये मास्ट सेल के पास ज्वाइन, मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होता है इसको, तो मास्ट सेल से जैसे ही बाइंड करती है तो मास्ट सेल के पास होते हैं ग्रैन्यूल्स, तो वो होने लगती है डी ग्रैन्यूल्स। तो इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके पास से रिलीज होता है हिस्टामिन्स। इनके ग्रैन्यूल्स मतलब ग्रैन्यूल जो होते हैं ना उनके अंदर रिलीज होता है, अंदर प्रेजेंट होता है हिस्टामिन, वो रिलीज करती है। तो बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होता है अगर आईजीई जुड़ता है मास्ट सेल से। तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स सेल्स जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज कर सकती हैं। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स में ये टेंडेंसी नहीं होती। सो हियर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन हम लोग जल्दी ही डालेंगे। अभी उन स्टूडेंट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द दिसंबर सेशन। हमने अभी एक नया क्रेश कोर्स लॉन्च किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद द गिवन डिटेल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा ऐप का लिंक भी डाल दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टॉक टू अस।